नमस्कार। रीतिकाल के प्रमुख कवि सेनापति के पदों का भावार्थ आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कवि सेनापति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जाना। सेनापति रीतिकाल और भक्तिकाल के संधि युग के कवि माने जाते हैं, लेकिन उनके काव्य रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो वो पूर्णतः रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कवित रत्नाकर और कवि काव्य कल्पद्रुम उनकी प्रसिद्धि के आधार हैं। कवित रत्नाकर राम कथा पर आधारित काव्य है। उन्हीं सेनापति के कुछ पद हमारे यहाँ संकलित हैं, जिनमें कवि के द्वारा जो कविता रची जाती है और श्रृंगार से संबंधित जो पद, जो कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं, उनसे संबंधित कुछ पद यहाँ पर संकलित हैं। पहला पद, राखते न दोसे पोसे पिंगल के लक्षण के को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजे को रूप रस जो छंद सरस्वती है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जग की जड़ताऊ विनसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति, कविता की कविताई विलसती है। इन पद में कवि सेनापति ने अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए अपनी कविता के महत्व को इंगित किया है कि किस प्रकार से जो कविता है मेरी वो लोगों के मन में बसी हुई है, विद्वत जनों और जो कवि हैं उनके कंठ में निवास करती है, मौखिक रूप से उनको याद रहती है। और जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर जिनको मैंने इस कविता में चुन करके जड़ा है, वो इस जगत की मंद बुद्धि जो है उसका हरण कर लेते हैं। इस प्रकार से कविता की प्रशंसा करते हुए कवि लिखते हैं कि राखती ने दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, कि मेरी कविता में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और पिंगल शास्त्र जो कि छंद शास्त्र है उसके सभी लक्षणों का निर्वहन करती है, उनका निर्वाह करती हुई मैंने ये कविता लिखी है, वो पूर्णतः दोष से मुक्त है। बुद्ध कवि के उपकंठ है ही बसती है, और बुद्ध यानी कि जो विद्वान हैं और जो कविजन हैं उनके कंठ में निवास करती है, यानी कि मौखिक रूप से उनको मेरी कविता याद रहती है, स्मृति में रहती है। जो ये पद मन को हर्ष उपजावती है। और कहते हैं आगे कि देखते उनका जो पद हैं मेरे पदों को देखते ही या पढ़ते ही या सुनते ही वो मन को हर्षित कर देते हैं, मन में हर्ष उपजा देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। तजे को रूप रसे जो छंद सरस्वती हैं, और जो छंद हैं सरस्वती यानी कि सरस जो छंद हैं, कहते वो सरस जो छंद हैं वो तजे रूप रसे यानी कि अन्य रूपों के जो रस हैं, अन्य जो रसास्वादन हैं, उनको त्याग करके केवल मेरे कविता रूपी रस का ही आनंद लेते हैं। क्योंकि मेरी जो कविता है उसमें हृदय में मधुर रसास्वादन करवाने की योग्यता रहती है, इसलिए बहुत ही सरस छंद है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताओ विनसती है। और अक्षर है विशद यानी कि मेरे जो अक्षर मैंने उस कविता में जो जड़े हैं वो बहुत ही सुंदर अक्षर जड़े हुए हैं, और वो अपने आप से जो भावाभिव्यक्ति करने में इतने विशद हैं, इतने अपने आप में शक्तिशाली हैं, व्यापक हैं कि अर्थ को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि उसे आप समय अपने आप ही उस अर्थ को अभिव्यक्त कर देते हैं। और जिसके कारण जाते जगत की जड़ता विनसती, जिसके कारण मेरे छंद पढ़ने के कारण जो ज्ञान से और अर्थबोध से जो लोगों की जड़ बुद्धि है वो भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के अर्थ से युक्त शब्दों का चयन मैंने मेरी कविता में किया है कि इसको पढ़ते ही उसका अर्थ ज्ञात होते ही जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो जड़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके जो बुद्धि है, जड़ बुद्धि यानी कि कौन सी बुद्धि, जड़ बुद्धि, वो नष्ट हो जाती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति, कविता की कविता विलसित है। कि मानो छवि
कि मानो ऐसा लगता है कि इस तरह कविता का जो उदय है, यानी कि मानो छविता की उद्वत, यानी कि जिस कविता की छवि है किसके समान, सविता यानी कि सूर्य के प्रकाश के समान, यानी कि मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह, यानी कि जब सूर्य उदित होता है तो अपने प्रकाश को चारों ओर फैला करके अंधकार से मुक्त कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है। उसी प्रकार से सेनापति कहते हैं कि मेरी जो कविता है वो भी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके सर्वव्याप्त शोभायमान बन जाती है। इस प्रकार की मेरी सुंदर कविता है। दूसरा पद है, बानी सो सहित सुवर्ण मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ है समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार हैं अधिक या में, राखो मती ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनो महाराज चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी उर ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे नहीं नाही कोई सोजी, बित किसी थाती है थाती में कवितन की राज को। कवि सेनापति ने का यह जो पद है वो अति समसामयिक है, प्रासंगिक है वर्तमान में, क्योंकि इसमें उन्होंने उस बात का जिक्र किया है कि मैंने जो छंद रचे हैं, जो सुंदर छंद लिखे हैं, उन छंदों को मैं जल्दी अति शीघ्र ही जनता के सामने समर्पित करता हूँ या लोगों के सामने समर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का भय है कि ज़्यादा सुरक्षित रखने से, छुपा के रखने से कहीं उसकी चोरी न हो जाए। जिस प्रकार से धन की चोरी हो जाती है, पता लग जाता है इसके पास इतना धन रखा हुआ तो लोग चुरा लेते, इसी प्रकार से अगर किसी कवि की कुछ रचनाएं वो संकलित करके रख देता है कि भाई मैं बाद में जन के सामने पेश करूंगा तो कहीं वो चोरी न हो जाए। और वर्तमान में ये स्थितियाँ भी है हमारे सामने, विभिन्न तकनीकी जो संसाधन हैं उनके माध्यम से कुछ लोग लोगों की रचनाएं चुरा लेते हैं और अपना नाम लिख करके उन रचनाओं को प्रस्तुत कर देते हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने लिखा है, कहा है कि बानी सो सहित सुवर्ण मुँह रहे जहाँ। सेनापति कहते हैं कि मेरा जो कविता का जो धरोहर है उसको मैंने इस समाज को सौंप दिया है, क्योंकि सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे अक्षर मुँह में रहते, बानी सो सहित सुवर्ण, वाणी यानी कि सरस्वती मैया या वाणी, सुवर्ण यानी कि सुंदर अक्षर मुंह में जहाँ रहते हैं उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। धरती बहुत भांति, कि वो धारण करते विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं और उन अर्थों को वो समाज को प्रस्तुत करते हैं, समाज के समक्ष रखते हैं। कहते हैं कि मेरे जो कवित्व हैं उनमें ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जिनके अर्थ श्लिष्ट अर्थ है, अनेक अर्थ निकलते हैं। और इसी के साथ कहते हैं संख्या करी लीजिए अलंकार अधिक या में, और मेरे इन छंदों में अलंकारों की मात्रा भी अधिक है, अलंकारों का चमत्कार भी अधिक है, चाहे तो आप इनको गिन सकते हैं। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, और आप ऐसे जो अलंकार हैं उनसे सुसज्जित और सरस कवितों को अपनी बुद्धि में सदैव सजा करके रखें, अपनी स्मृति में बनाए रखें, उनका स्मरण रखें। आगे कहते हैं सुनो महाराज चोरी होती चारी चरण की। संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आजकल तो कविता के चारों चरणों की ही चोरी होने लगी है, किसी एक चरण की नहीं, चारों चरणों की। ताते सेनापति कहे तजी उर प्याज को, इसलिए सेनापति कहते हैं कि मैंने त्याग करके अपने हृदय में ब्याज यानी कि लोभ या लालच को त्याग करके, लोभ या लालच को त्याग करके कि मुझे इसकी बहुत प्रसिद्धि मिले, एक समूह के रूप में इसको मैं प्रस्तुत करूं, मैंने इस लोभ लालच को त्याग करके लीजियो बचाई जो चुरावे नहीं कोई सौजी, कि मैंने इसको बचा के रखा है कि कोई इसको चुरा न ले, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को, इसलिए मैं इस वित्त की धन की से तरोवर रूपी मेरी इस कविता को मैं कवितन समाज को, इन कवितों को राज्य के सामने या लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। यानी कि धन के रूप में लें तो जिस प्रकार से हम धन को बहुत सुरक्षित रखते हैं और ब्याज कमाने का लोभ मन में रखते हुए पैसे को एकत्रित करते हैं और कभी
चोर लोगों को पता लगता है तो वो उसको चुरा के ले जाते हैं, तो कुछ भी शेष नहीं रहता। इसी प्रकार से कवि सेनापति कहते हैं कि मैं भी जो कवित्व में रचता हूँ उनको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखता हूँ, कहीं कोई चुरा न ले धन की तरह, ऐसा उन्होंने कहा है। अगले जो पद हैं वो श्रृंगार वर्णन से संबंधित हैं, जो कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। करत कलोल श्रुति दृग अमोल, लोल छुए दृग छोर छवि पावत तरोना है। नाहि न समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन, मानो सूरती को धरे बसीकरण के टोना है। मोहत हैं करी सेन चैन के परम इन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। अब नायिका के नेत्रों की सुंदरता का चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहते हैं कि करत कलोल श्रुति दीर्घ, श्रुति यानी कि कान, दीर्घ यानी कि बड़े, यानी कि उस नायिका के जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े जो नेत्र हैं वो करत कलोल क्रीड़ाएं करते हुए किसको छूते हैं? श्रुति यानी कि कान को छूते हैं। अमोल यानी कि अमूल्य हैं। छवे दृग छोर, दृग के यानी कि नेत्रों के जो छोर हैं, जो कोने हैं, वो उन कानों को छूते हैं क्योंकि दृग हैं वो बड़े बड़े हैं। छवि पावत तरोना है, और कानों में पहनने वाले आभूषण को त्रियोना कहते हैं। उस त्रियोना भी उन नेत्रों को छूता है तो अपने आप में शोभा पाता है, उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसलिए नायिका के जो मोटे मोटे नेत्र हैं, जो सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, वो कानों को छूने वाले और कान में लटकने वाले आभूषण को छूते हैं, उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के चंचल उनके नायिका के नेत्र हैं। नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना। और कभी कहते हैं सेनापति कि उसके समान किसी अन्य के नेत्र नहीं है, उसका कोई उपमान हम नहीं दे सकते हैं। और छाया कछु धरत चकित, और उसकी जो अद्भुत प्रकार का जो प्रभाव है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और साथ ही किसके समान वो क्रीड़ा युक्त हैं, किस प्रकार से वो चंचल हैं? मृग छोना, यानी कि मृग का जो छोना यानी कि शावक होता है, जो चंचल होता है, उछल कूद करता रहता है, इसी प्रकार से नेत्र की जो भाव भंगिमाएँ हैं वो भी इसी प्रकार से उछल कूदल करती हैं। श्याम है वरन ध्यान धरन, ज्ञान ध्यान के हरन न मानो। और कवि कहते हैं कि उस नायिका के नेत्रों के जो रंग हैं वो काले हैं, ज्ञान ध्यान के हरन, और जो ज्ञान और ध्यानी, ज्ञानी और ध्यानी जो लोग होते हैं उनके मन को हरने वाले हैं। मानो सूरती को धरे बसीकरण के टोना, मानो कवि ने माना है कि वो तो इस प्रकार के नेत्र हैं काले रंग के, जो ज्ञान और ध्यान को हरने वाले, मानो स्वयं वशीकरण रूपी जादू ने, टोना इनकी जादू, वशीकरण अपने वश में करने वाले जादू ने स्वयं रूप धारण कर लिया है उन नेत्रों का। यानी कि स्वयं किसी को वश में करने वाले जादू टोना ने स्वयं उन नेत्रों का रूप धारण कर लिया हो, इस प्रकार के उसके नेत्र हैं। मोहित हैं करी सेन, और अपने जो इशारे हैं, जो संकेत हैं, सेन यानी कि संकेत इशारे हैं, उनसे वो मोहित कर लेते हैं। चैन के परम इन, और मन को शांति प्रदान करने वाले हैं, मन को सुख प्रदान करने वाले हैं, मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं, सुख के भंडार हैं। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। इसलिए नायक कहता है कि हे नायिका, ये तेरे जो नेत्र हैं वो मेरे मन के लिए खिलौने के समान हैं, जो मेरे मन को खुश रखते हैं, मेरे मन को रंजित रखते हैं, मेरे मन को मनोरंजित करते हैं। इस प्रकार से नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन यहाँ पर कवि ने श्रृंगारिक रूप में किया है। अगला पद है, कालिंदी की धार निर्धार है आधार गन, अली के धरत जा निकाई के न लेस हैं। जीते अहिराज खंडी डारे हैं शिखंडी घन, इंद्र नील करती न कीर्ति कराई नहीं ए सही। एड़ी न लगत सेना हिये के हर्ष कर, देखत हरत रति कंत के कलेश हैं।
चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस। कवि कहते हैं कि नायिका के जो सुंदर केस हैं, लंबे, घने, काले, चिकने, उसकी सुंदरता का अद्भुत प्रकार से उन्होंने चित्रण किया है कि किस प्रकार से वो विभिन्न उपमानों को भी लज्जित करते हैं और सुंदरता के साथ अपना प्रभाव डालते हैं। उसका चित्रण यहाँ पर नायिका के सुंदर बालों का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि कालिंदी की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जा निकाई के नले से। कालिंदी की धार, यमुना का रंग काला माना जाता है और उसकी जो पानी की जो धार है वो लगता है कि जैसे यमुना के पानी की जो धार है वो निर्धार अधर में, आकाश में बिना आधार के लटकी हुई है। नायिका के जो सुंदर बाल लटके हुए हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कालिंदी यमुना के पानी की जो धार है वो बिना किसी आधार के लटकी हुई है। अली के धरत जा निकाई के नले, अली यानी कि भरमर जो काले रंग का होता है, सुंदर माना जाता है कि धरत जा निकाई यानी कि सुंदरता, उस भरमर की जो सुंदरता है वो भी उसके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखती है, लेस मात्र भी महत्व नहीं रखती है, यानी कि उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। जीते अहिराज, उसके बालों के जो चिकनापन है और जो कालापन है और जो लंबाई है, उसने अहिराज यानी कि शेष नाग यानी कि सर्पराज को भी जीत लिया है, उसको भी हरा दिया है। खंडी डारे हैं शिखंडी घन, और कहते हैं कि खंड खंड कर डाले हैं मयूर, मयूर के जो पंख होते हैं वो चिकने और सुंदर होते हैं, उन मयूर के पंखों को भी लज्जित कर दिया है। घन यानी कि आकाश, बादल भी काला होता है, उस कालिमा बादल से भी ज़्यादा काले हैं। इंद्रनील, और जो इंद्रनील मणि होती है, नीलम होता है, उसे कीर्ति कराई नहीं ये सही। कहते हैं कि बादल और जो इंद्रनील, बादल अपने कालेपन और नीलमणि जो है अपनी सुंदरता के कारण उनकी जो कीर्ति है, उनका यश है, उसकी कीर्ति और यश भी इन बालों के यश और कीर्ति के सामने कहीं पर भी ठहर नहीं सकती है, बराबरी नहीं कर सकती है। एड़ी न लगत सेना हिये के हरस कर, एड़ी न लगत, उनके बाल इतने लंबे लंबे बाल हैं कि उस नायिका की एड़ियों को छू रहे हैं, एड़ियों को छूते हैं, इसलिए वो सेना यानी कि कवि सेनापति के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। देखत हरत रतिकंत के क्लेश को, और उनको देखते ही रतिकंत यानी कि रति के पति कामदेव के समस्त क्लेशों को दूर कर लेते हैं, यानी कि दुख दूर हो जाता है, उन्हें देखकर कोई भी काम वासना से ग्रस्त हो सकता है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, कि अब उनके बालों की जो विशेषताओं को बताते हुए कवि कहते हैं कि चिकने हैं, सघन यानी कि गहरे हैं, अंधियारे यानी कि काले हैं, अधिक कारे अंधकार से भी ज़्यादा काले हैं, लसत लछारे, और जो लच्छेदार हैं वो अत्यधिक लसत यानी कि शोभित हो रहे, सटकारे यानी कि सटे हुए तेरे केस हैं, यानी कि नायिका तेरे जो सुंदर जो केस हैं अत्यधिक चिकने हैं, बहुत घने हैं और अंधेरे से भी अधिक काले हैं, और इन चिकने बालों की जो लटें हैं बहुत ही अत्यधिक सुंदर लगती हैं, मन को आकर्षित करने वाली लगती हैं। इस प्रकार से कवि ने नायिका के नेत्रों की अनुपम शोभा का चित्रण करने के बाद उनके बालों का, उनके केस के लटों का सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद।